हेलो दोस्तों, मैं डीडेस का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास एवं शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है भारत का उपराष्ट्रपति। तो देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आज जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उपराष्ट्रपति को लेकर के, आज उन सारे टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद जो 63 है, ये इस बारे में वर्णन करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हमें किस अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 63 में। ठीक है, आप जानते हो जैसे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नामात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति बेशक ही नामात्र का प्रमुख हो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में हमें एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। जो उसका जो ओहदा है वो निभाने का कार्य फिर कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। यानी उनके पद पर कौन बैठेगा? फिर उनके पद पर जो बैठने का कार्य करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, वो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसलिए उपराष्ट्रपति पद का भी हमारे संविधान में वर्णन है। वो किसमें है? अनुच्छेद 63 में, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति बेसिकली हमने ये उपराष्ट्रपति वाला जो पद है ये हमने अमेरिका से लिया है। ये जो उपराष्ट्रपति वाला पद है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो आज हम देखेंगे इस उपराष्ट्रपति के बारे में, कहां से लिया गया है? अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद का जो है हमने पद लिया है। ये जो होता है उपराष्ट्रपति, इसकी हमें विषम परिस्थितियों में जरूरत पड़ती है। इस उपराष्ट्रपति पद की क्या है, हमें विषम परिस्थितियों में जरूरत जो है पड़ती है। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसकी हमें विषम परिस्थितियों में जरूरत पड़ती है। और ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, राष्ट्रपति। तो देखेंगे कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं। इसका जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 66 में मिलता है, कि क्या क्या इसकी योग्यताएं होंगी, राष्ट्रपति की क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्या क्या योग्यता होंगी। इस बात का वर्णन हमें किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 66 में। तो योग्यताओं में क्या होता है? जैसे अगर राष्ट्रपति की योग्यताएं देखें तो योग्यताओं में नंबर पहला, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरा, वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु
35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और नंबर तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर न हो। नंबर चौथा, किसी भी लाभ के पद पर न हो, और नंबर चौथा है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या क्या कंडीशंस हैं? वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु है उसकी 35 वर्ष हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रहे कि ये राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, याद रहेगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए योग्यता के लिए। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति की हो गई योग्यताएं। अब देखिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन आता है। जितने भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सारे लाभ के पद के दायरे में आते हैं, ये आपको पता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और जितने भी जो मंत्री हैं, क्या है, जितने भी जो सांसद मंत्री हैं, उनका जो पद है वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी मंत्री हैं उनका पद क्या है, लाभ के पद के दायरे में नहीं आएगा। ये मैं राष्ट्रपति जब टॉपिक कराया था तो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि लाभ के पद में ये नहीं आएगा। तो ये तो हो गई इसकी योग्यताएं। कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकता है, यानी कि वोट कौन कौन दे सकता है। ठीक है, देखेंगे कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकता है। तो याद रखिए, जो राष्ट्रपति को जो वोट देने वाले होंगे, जो राष्ट्रपति के जो मतदाता होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो मतदाता होते हैं, जो मतदाता होते हैं, क्या हो रहा है आज, जो मतदाता होते हैं, उन मतदाताओं का समूह, उन मतदाताओं का जो समूह होता है उसे कहते हैं हम निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। तो कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा? तो याद रखिए, संसद के सारे निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, संसद के मनोनीत हो या निर्वाचित सदस्य हो, सारे सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वो लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक तो बात हो गई ये। क्या संसद के सभी मनोनीत डालेंगे? संसद के सभी मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य, संसद के सारे मनोनीत और निर्वाचित सदस्य क्या हो गए? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं।
देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। चुनाव की प्रणाली क्या होती है। देखिए बेसिकली जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अग्रताही विजेता। कौन सी प्रक्रिया होती है? एक अग्रताही विजेता, ठीक है। एक जो प्रक्रिया होती है वो होती है अग्रताही विजेता, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएगा वही जीतेगा, जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएगा वही जीतेगा। और नंबर दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, एक तो होती है अग्रताही विजेता, यानी कि जो जितना वोट लेकर के आएगा, जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएगा उसी की विजय होगी। और एक होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय को हम हस्तांतरण भी बोलते हैं। जो हस्तांतरण प्रणाली होती है वो क्या होती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। क्योंकि मैंने आपको बताया होगा राष्ट्रपति डॉक्यूमेंट में कि इसमें क्या है, एकल संक्रमणीय यानी कि हस्तांतरण प्रणाली। अगर कोई भी व्यक्ति कम वोट लेकर के आया है तो उसके वोट, अगर वो 1/6 वोट नहीं लेकर के आया है तो उसको क्या होगा, तो उसके वोट क्या है, वो तो हारा ही माना जाएगा। 15,000 रुपये जमानत राशि और रख ली जाएगी। तो उसमें क्या है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली में वोट जो होते हैं उस व्यक्ति के जो हारने वाला है उसके वोट जो जीतने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए हस्तांतरण कर दिए जाते हैं। ये होती है एकल संक्रमणीय प्रणाली, हस्तांतरण प्रणाली। अनुपातिक क्या होती है कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने भाग लिया उसमें, उनको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। उसमें ये नहीं है कि जो ज्यादा वोट लेकर के आएगा उसी की विजय होगी, ठीक है। उसमें क्या है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और ये गुप्त होती है। मतदान करने वाला कभी भी अपने मत का खुलासा नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक एवं गुप्त मतदान प्रणाली होती है। सीधा सा है, जो राष्ट्रपति की होती है प्रणाली वही उपराष्ट्रपति की होती है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल से बताया हूं एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली को राष्ट्रपति टॉपिक में, ठीक है। जैसे अगर आप देखना चाहो तो एक बार मैं और बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसको मान लीजिए नंबर 1 पर रखा है और इसको मान लीजिए नंबर 2 पर रखा है, इसको 3 पर रखा है। इसको फिर से मान लीजिए नंबर 3 पर रखा है, इसको 1 पर रखा है और इसको नंबर 2 पर रखा है। फिर मान लीजिए इसको 1 पर रखा है, इसको 3 पर रखा है और इसको नंबर 2 पर रखा है, ठीक है। ये वोट किया है मान लीजिए मोनू ने, ये किया है सोनू ने और ये किया है धोनी ने, ठीक है। तो हमें देखना ये होता है कि इसको एक नंबर पर कितने लोगों ने इसको चॉइस दिया है। ये जो एक नंबर है इसको कितने, 2 लोगों ने चॉइस दिया है। यहाँ 1 नंबर है, इसको 1 लोगों ने चॉइस दिया है। यहाँ 1 नंबर को किसी ने चॉइस दी ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, यहाँ 1 नंबर को 2 लोगों ने चॉइस दी है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो ए होगा ये इसका विजेता होगा, ठीक है। मैं आपको इसको डिटेल में भी जो मैंने राष्ट्रपति टॉपिक कराया था तब मैंने पढ़ा चुका हूं। आगे देखेंगे, समझ में आ गया होगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक फर्स्ट पार्ट द पोस्ट यानी अग्रताही विजेता, और दूसरा क्या है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली से क्या होता है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा देखेंगे कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं,
इसके 20 लोग तो जो 20 सदस्य होंगे वो प्रस्तावक होंगे, और 20 लोग ही अनुमोदक होंगे। यानी कि 20 लोग तो इसका प्रस्ताव रखेंगे और 20 लोग ही इसका अनुमोदक रखेंगे। हमने राष्ट्रपति टॉपिक जब मैंने आपको कराया था उसमें 50 सदस्य तो क्या थे, प्रस्तावक थे, और 50 ही सदस्य उसमें अनुमोदक थे। ठीक है, लेकिन इसमें 20 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 20 सदस्य अनुमोदक होंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिए जो व्यक्ति, जो सदस्य प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं हो सकता है, जो अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं हो सकता है। यानी कि ये सारे सदस्य क्या है, ये जो 40 सदस्य होंगे, 20 और 20 40 सदस्य होंगे, ये अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, नंबर तीसरी बात क्या है, पहला तो ये एकल सेक्रेटरी गुप्त अनुपातिक प्रणाली। नंबर दूसरा क्या है, 20 अनुमोदक होंगे, 20 प्रस्तावक होंगे। नंबर तीसरा है कि यदि उपराष्ट्रपति, कोई भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वैलिड वोट का, जो वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट का 1/6 प्राप्त नहीं करता है, अगर वैलिड वोट का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो इसकी जमानत राशि होती है 15,000 रुपये। वो क्या है, आपकी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अगर आपने वैलिड वोट का ये 1/6 मत अगर आपने प्राप्त नहीं किया है तो आपकी ये जो जमानत राशि है 15,000 रुपये ये जब्त कर ली जाएगी। और ये जमानत राशि कहाँ जाती है, आरबीआई में जमा होती है। ठीक है, आगे चलें। देखिए जो चुनाव आयोग है, अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 324 में। जो चुनाव आयोग है वो है अनुच्छेद 324 में, और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव करवाता है वो चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, अगर चुनाव में, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है या किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो अनुच्छेद 71 के माध्यम से, अनुच्छेद 71 के माध्यम से उसका जो निपटारा करेगा, यानी कि उसकी जो पैरवी करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो उसका जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा, अनुच्छेद 71 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगा। उस विवाद को कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इस चुनाव में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं इसमें मतदाताओं के मत का मूल्य नहीं निकाला जाता है। जो मतदाता होते हैं इनके मत का मूल्य इनके जो मत का मूल्य है वो नहीं निकाला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ राष्ट्रपति में निकाला जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति में इनके जो मतदान करने वाले हैं उनका मत का मूल्य नहीं निकाला जाता है। अच्छा, इनका पीठासीन जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है जो पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है लोकसभा का महासचिव, और एक होता है राज्यसभा का महासचिव। ठीक है, तो इसमें जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, राज्यसभा का महासचिव। और ये दोनों क्या है, आपस में अपना पद जो है कभी लोकसभा का महासचिव भी करता है और कभी राज्यसभा का महासचिव भी करता है। ठीक है, तो जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है इस चुनाव में, और लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा के महासचिव। ठीक है, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं चुनाव के।
आगे देखेंगे। अनुच्छेद 69 ये राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन करता है। क्या है? शपथ के बारे में वर्णन करता है। और याद रखिए, राष्ट्रपति हमेशा और हमेशा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। एक तो बात है ये। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है ना? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा, जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये किसकी शपथ लेते हैं? ये लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, अब जब कभी भी जो है वो क्या है, तो अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर रिक्त हो जाए, पूरा होने से पहले ही अगर रिक्त हो जाए, तो इनका चुनाव आयोग करवाएगा। और यह संविधान में कोई भी अवधि लिखी हुई नहीं है कि चुनाव आयोग को 2 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे या 1 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे या 6 महीने के। इस बारे में संविधान क्या है? मौन है। ठीक है, यानी कि चुनाव, इसमें यह लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र, जिस शब्द का वर्णन वो है यथाशीघ्र चुनाव कराने होंगे चुनाव आयोग को, अगर उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है कार्यकाल में, देखेंगे। यानी कि कोई भी समय अवधि नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र ही चुनाव आयोग को चुनाव कराने होंगे अगर उपराष्ट्रपति पद का जो है उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे वो 5 वर्ष के लिए ही होंगे। यानी कि जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो पूरा का पूरा 5 साल के लिए होगा। ठीक है, बचे हुए समय के लिए नहीं कराएगा। ठीक है, क्या है, पूरे के पूरे चुनाव आयोग पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए उनको चुना जाएगा। एक तो बात है ये। दूसरा, और संविधान में ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति के लिए कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ये संविधान मौन है। वहां ये लिखा नहीं हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बने, इस संदर्भ में संविधान मौन है। ठीक है, तो आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो लाया जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा की जो तत्कालिक सदस्य संख्या है वो अगर प्रस्ताव लेकर के आए, यानी कि तत्कालिक जो सदस्य संख्या है, कहां जाएगा प्रस्ताव, कहां से जाएगा? राज्यसभा से। तत्कालिक सदस्य संख्या का ही बहुमत हो उसमें, तो प्रस्ताव फिर किसमें जाएगा? लोकसभा में। पहले प्रस्ताव, क्योंकि राज्यसभा का पद है सभापति है, तो प्रस्ताव कहां से चालू होगा? तो राज्यसभा से चालू होगा। ठीक है, प्रस्ताव तत्कालिक सदस्य संख्या का ही बहुमत होना चाहिए। ठीक है, जो तत्काल में सदस्य संख्या है, तो यहां से फिर जाएगा
लोकसभा में, और लोकसभा केवल इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दे, सिर्फ और सिर्फ सहमति देना ही, अगर दे दी सहमति तो उसी समय उपराष्ट्रपति पद रिक्त माना जाएगा। यानी कि प्रस्ताव कहां से आएगा? राज्यसभा से, तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से राज्यसभा से प्रस्ताव आएगा, जाएगा किसमें? लोकसभा। और लोकसभा केवल इस पर सहमति दे दे, सहमत हो जाए तो वहीं पर राष्ट्रपति पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले, जैसे हम उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं, तो हटाने से पहले उसको 14 दिन पहले ही सूचना देनी होगी कि आपके प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आ जाइए। अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो आ जाइए, हम क्या है आपके प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं। और प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं तो प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को यह सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, आगे चल देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य। नंबर पहला, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है और इसको निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार है कि जब पक्ष और विपक्ष में अगर जो मत है वो बैलेंस हो जाएं तो ये उपराष्ट्रपति या पक्ष में वोट डालता है या विपक्ष में डालता है, वो इसकी स्वयं विवेक है। लेकिन इसको निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। ठीक है, ये निर्णायक मत भी डाल सकता है। राज्यसभा का क्या होता है? प्रदेश सभापति होता है, निर्णायक मत दे सकता है ये। ठीक है, और क्या क्या कर सकता है ये? और जितनी भी इसकी जो फैसिलिटी है और जो तनख्वाह मिलती है वो इसको उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती, वो इसको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मिलती है। राज्यसभा के जो सभापति है उसके रूप में इसको जो तनख्वाह है, जो फैसिलिटी है वो प्राप्त होती है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए इसको तनख्वाह और फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, देखिए आगे अनुच्छेद जो 65 है, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में ये साफ साफ लिखा है कि जब राष्ट्रपति रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वो बनेंगे उपराष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 65 में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी विषम परिस्थितियों में अगर रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति हैं वही कार्य करेंगे। और ये अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो इसको क्या है, दोबारा शपथ लेनी होगी, क्योंकि उनका पद चेंज हो रहा है भाई, पद बदल रहा है और राष्ट्रपति का पद ले रहे हैं। तो फिर ये जो शपथ लेंगे वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा की शपथ ली जाएगी क्योंकि इनका पद राष्ट्रपति का पद जो होने जा रहा है, और राष्ट्रपति के पद में क्या है, संविधान की, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, तो इनको भी क्या है, संविधान की रक्षा की शपथ लेनी होगी उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं। यहाँ पर जब ये पद धारण करेंगे तो यहाँ संविधान की क्या है, रक्षा की शपथ लेंगे। ठीक है, यहाँ संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। और जो भी
जब ये राष्ट्रपति पद पर होंगे तो जो वेतन राष्ट्रपति को मिलता है वो इनको प्राप्त होगा, यानी कि फिर इनको सभापति के रूप में वेतन नहीं मिलेगा, फिर इनको जितनी भी इनकी फैसिलिटी है, जितनी भी इनकी तनख्वाह है, फैसिलिटी है, जो भी कार्य करेंगे, यानी कि ये राष्ट्रपति के रूप में इनको माना जाएगा। इनकी फैसिलिटी भी राष्ट्रपति के रूप में होगी, तनख्वाह भी राष्ट्रपति के रूप में होगी, ठीक है, यानी कि ऐसे ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर क्या है, उपराष्ट्रपति इस पद को संभालेंगे। और देखिए आगे, यहां जरूरत पड़ती है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति की। देखिए संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि जब राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो गया, फिर आप क्या करोगे, फिर किसको राष्ट्रपति बनाओगे? तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे देश की संसद ने एक संविधान संशोधन किया था। संसद ने एक कानून बनाया था 1969 में, जो था राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, ये बनाया गया था, जो संसद है हमारी उसने बनाया था 1969 में, कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी अपने पद को रिक्त कर दें या रिक्त हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं था, इसका प्रावधान सन 1969 में हमारी संसद ने किया। और इसका जो था, ये जो अधिनियम था राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से क्या है, जब दोनों ही पद रिक्त हो जाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ठीक है, आज हमने उपराष्ट्रपति टॉपिक देखा है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर हम चर्चा करेंगे, अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे उस पर। तो ओके दोस्त, फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।